हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो आज आपका भाई दोबारा आपके साथ में एक नई वीडियो में हाजिर है। तो खुशामदीद आपका दोबारा एक टेक्निकल साइट्स की वीडियो में। मेरा कैमरा इस वक्त चार्ज नहीं है, तो हम कैमरे के बगैर ही इस वक्त वीडियो बना लेते हैं, क्योंकि वीडियो इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि वो मार्केट स्टार्ट होने वाली है और मैं चाहता हूँ कि मार्केट जब स्टार्ट हो जाए उसके 1 2 3 घंटे बाद जब भी वीडियो अपलोड होगी तो आप वो देख लें। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं, हमारे पास कुछ मुख्तलिफ स्टॉक्स हैं, उस पर हम एनालिसिस करेंगे। मतलब हमारे पास तकरीबन आज के स्टॉक्स हैं 6। तो 6 स्टॉक्स हैं टोटल जिसमें हम एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे एवेंसियन के बारे में, फिर हम देखेंगे सर्ल के बारे में, ठीक है, और फिर हम देखेंगे एंग्रो के बारे में, फिर हम जनाब देखेंगे इसी की सिस्टर कंपनी जो ईफर्ट है उसके बारे में, फिर 5वें नंबर पे हमारे पास इसका जो कंपटीटर है फौजी फर्टिलाइज़र, उसके बारे में देखेंगे, और आखिरी नंबर पे हम देखेंगे ARPL के बारे में। टू बी ऑनेस्ट मैं ARPL का नाम पहली दफ़ा सुन रहा हूँ। ये एक भाई ने सजेस्ट किया था कमेंट्स में। इसका है आर्क्रोमा, शायद इसकी कंपनी का नाम है, आर्क रोमा, यस। तो इसके बारे में हम टेक्निकली देखेंगे। आज सारी जो जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं लाइन वाइज हम करेंगे। सबसे पहले एवेंशियन, फिर हम सर्ल करेंगे, एंग्रो करेंगे, ईफर्ट करेंगे, फिर हम FFC करेंगे, फिर एक आर्क्रोमा करेंगे। ठीक है, तो जो अगर आप चाहते हैं कि आपने सपोज ये सर्ल देखनी है तो आप आगे स्किप करके वो देख सकते हैं, और जिस तरह अगर आप ईफर्ट चाहते हैं आप ईफर्ट को आगे स्किप करके दे सकते हैं। तो मैं ये लाइन वाइज ये करूँगा सारों को, ताकि जो है एक फ़्लो पता हो आप सारों को। अच्छा, ये सारी जो स्क्रिप्ट्स पिक की जाती हैं ये आपके कमेंट्स से पिक की जाती हैं, और उन स्क्रिप्ट्स को मद्देनज़र रखा जाता है जिसमें मतलब ज़्यादा हमारे पास बातचीत हो रही होती हैं या ज़्यादा न्यूज़ चल रही होती हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम एवेंसियन के साथ स्टार्ट करते हैं। एवेंसियन में हम अगर इसको मंथली चार्ट पे खोल लें तो हमें एक बिगर पिक्चर दिख जाएगी। तो अगर हम एवेंसियन को मंथली चार्ट पे खोलें तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास जो इसने 2018 में एक हाई बनाया था, फिर इसने 2020 में एक लो बनाया, ठीक है, फिर इसने एक हाई बनाया अपवर्ड्स डायरेक्शन में। बल्कि इसको भी हम हाई कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रिजेक्शन सही मायनों में हमें 30 40% की रिजेक्शन मिली है। तो ये एक इसने हाई बनाया, और फिर इसने एक लो बनाया, ठीक है, फिर दोबारा इसने एक हाई बनाया, और फिर दोबारा इसने लो बनाया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो जब ये अगला हाई बनाता है तो ये इसको पिछला हाई तोड़ना पड़ता है, मतलब कि ये इस तरह नीचे जाता है और ये भी ब्रेकआउट देता है, और फिर दोबारा एक पुल बैक देता है, और फिर जो ये इसने हाई डिफाइन किया था इसको ब्रेक करता है और एक नया हाई बनाता है, और फिर एक पुल बैक देता है। तो अब अभी जो इसमें हम देख रहे हैं हमारे पास जो रेंजेस है ना, वो एक ये हाई बना हुआ है और एक ये लो बना हुआ है, ठीक है। तो जब तक स्टॉक इस प्राइस रेंज के बीच में है तो हम इसमें मज़ीद कोई एंट्री नहीं ले सकते अगर हम मंथली चार्ट में देखें। लेकिन अगर हमें एक ब्रॉडर पिक्चर मंथली चार्ट में दिख रही है, लेकिन हमें मंथली चार्ट में भी पता है कि जो अगर हम सिर्फ, अगर मैं इसको रीसेट करूं और रिमूव करूँ ये ड्राइंग्स, तो हमें पता है एक हमारे पास ये रेंज है, एक हमारे पास ये एक हायर हाई है, और एक हायर लो ये है। तो वी नो के मंथली में जब ये 2021 से 2023 तक ये अपनी लोअर लो बना रहा था, तो ये अब दोबारा इसको ऊपर आने के लिए हाई फॉर्मेशंस करनी पड़ेंगी। अब मैं इसको आपको इस तरह समझाऊंगा कि सपोज ये मंथली टाइम फ्रेम में एक अगर हम मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो ये एक अपवर्ड डायरेक्शन से एक रिजेक्शन है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको वीकली टाइम फ्रेम में देखें ना, तो वीकली टाइम फ्रेम में भी अगर इसको मतलब छोटे पीरियड में देखें तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड्स में होगा, और अगर इसको दोबारा ऊपर आना है ना यहाँ पे ब्रेक करने के लिए, तो इसके इंटरनल हायर हाइज, लोअर हाइज और लोअर लोज को तोड़ के एक हायर हाई वाली फॉर्मेशन बनानी पड़ेगी। तो हम उसको देख सकते हैं कि ये एक अपर डायरेक्शन में आ रहा है इंटरनल इंटरनल स्ट्रक्चर में। ये एक आउटवर्ड स्ट्रक्चर है, और ये इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रक्चर भी होगा। अभी इसको आप मज़ीद आपको दिखाता हूँ, फिर आपको चीज़ें क्लियर होंगी।
मैं टेक्निकल्स में ज़्यादा फोकस इसलिए करता हूँ ताकि, क्योंकि ना टेक्निकल्स में काफ़ी ज़्यादा लोग कहते हैं कि उनको इतना अच्छा समझ नहीं आता या फिर इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है। तो हमने जिस तरह के देखा कि हमारे पास ये एक हायर हाई था, ये एक हायर लो था, ठीक है। तो अभी इसको हम वीकली में शिफ्ट करें ना, तो हमारे पास ये रेंजेस बनती है, ये एक हायर हाई, ये लोअर लो, इसको हम वीकली में देख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसी चीज़ को देखें कि एक रिजेक्शन जो आई है उसके बाद जो पुल बैक दोबारा लेगा, मतलब एक नया हाई बनाने के लिए, तो उसको अपना इंटरनल स्ट्रक्चर ब्रेक करना होगा। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें कि ये वीकली में इसने जो जब नीचे आ रहा था तो इसने अब वीकली में लोअर लो बनाना शुरू हो गया था। चूंकि ये मंथली में तो हायर लो ही था, ठीक है, लेकिन वीकली में ये लोअर लोज बना रहा है, क्यों? क्योंकि ये एक वीकली में डाउनवर्ड्स डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक लोअर लोअर लो बना, फिर एक लोअर हाई बना, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो, फिर एक लोअर हाई, फिर एक लोअर लो। अब ये जो लोअर लो था, ये हमारे पास वीकली का भी मिनिमम लोअर लो था इस रेंज का, और हमारे पास मंथली का भी मिनिमल मिनिमल लोअर लो था उस रेंज का। तो अब इसके इंटरनली हम देखें तो ये वाला एक स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए, ये वाली एक रेंजेस बनती थी ये दो, अगर तो ये यहाँ से भी नीचे चला जाता तो ये इस रेंज से ही निकल जाता। इसका मतलब हम बड़े पैमाने पे इसको कहते हैं कि यहाँ से ब्रेकआउट, इसने ब्रेक डाउन दे दी है, तो ये एक चेंज ऑफ करेक्टर हो गया, मतलब कि जो मार्केट अपर्स डायरेक्शन में जा रही थी, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया, तो अब लोअर डायरेक्शन में जाना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब अब हायर हाइज की जगह लोअर हाइज और लोअर लोज बनाएगी। बट उसने नहीं किया वो, उसने किया यहीं से बाउंस बैक किया, यहाँ से रिजेक्शन ली थोड़ी सी, और ये चेंज ऑफ करेक्टर दिया। मतलब यहाँ पे ये जो हाई, ये लोअर हाई था, इसने ब्रेक करके एक हायर हाई लगाया, फिर एक हायर लो बनाया, फिर इसको भी ब्रेक किया, एक हायर हाई, फिर एक लोअर लो, हायर लो, फिर इसको भी ब्रेक किया, फिर एक हायर हाई, फिर एक हायर लो। दिस मीन्स कि वीकली में देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था, और उसने वहाँ पे चेंज ऑफ करेक्टर किया, और अब एक अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अब अपवर्ड ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, तो अब ये मंथली में हम इसको ये कंसीडर कर सकते हैं कि ये कुछ इस तरह बाउंस बैक करके यहाँ पे ब्रेकआउट दे सकता है, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी वर्किंग क्या हो सकती है? इसकी वर्किंग हो सकती है, चूंकि हमें पता है कि ये एक अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ये रेंजेस थी हमारे पास, ठीक है। तो अब हम वीकली में भी देखें ना, तो हमारे पास ये बन रहा था, ये इस तरह अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो अब ये एक लोएस्ट पॉइंट हो सकता है एवंस को उठाने के लिए, और टारगेट हम रख सकते हैं, जो लोग स्विंग बिल्ड्स कर रहे हैं, इवन जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो टारगेट्स इसका रख सकते हैं। मोस्टली इसमें तो लोग स्विंग बिल्ड्स ही करते हैं, बिल्ड ही करते हैं, तो वो इसका टारगेट यहाँ पे भी उठा सकते हैं। इस कैंडल से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वीकली कैंडल चूँकि ये बड़ी कैंडल है, लेकिन इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक हमारे पास ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, ये एक ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, हम उस ऑर्डर फ्लो को मार्क भी कर लेते हैं। ये एक ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो इस रेंज में आपको कहीं भी मिल जाए, ठीक है, तो वहाँ पे भी आप उठा सकते हैं। वो मैं रेंज भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं ब्रश से लिख देता हूँ, 50.48 से 50.48 से 56.28, 50.48 से 56.28 तक की रेंज में अगर आपको एमेच्योर मिलता है तो आप उसको उठा सकते हैं। और इसकी आप रेंज कहाँ तक रख सकते हैं? इसकी आप रेंज रख सकते हैं, सबसे पहले तो इस हाई की रेंज में हम रखेंगे, लेकिन उससे थोड़ा लो रखेंगे टीपी, जो कि हमारे पास 66.31 बनता है। ये हमारे पास होगी TP1, टेक प्रॉफिट 1। TP2 हम इसे की हाई पे रखेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि अगर किसी चेंज ऑफ करेक्टर होना होता है तो यहाँ ही से टकरा के नीचे चला जाता है, यहाँ पे विक्स को टच भी नहीं करता। तो हम TP2 इसलिए वहाँ पे रख रहे हैं, तो हमारे पास TP2 रहेगा 71.29 तक का, ठीक है। ये TP2 रहेगा हमारे पास। और मज़ीद अगर हम इसमें देखें तो एक लॉन्गर रन में अगर हमने इसको देखना है तो TP3 को देखें ना, तो थोड़ा सा इसमें रिस्क ज़्यादा होगा, क्योंकि हम ये ज़्यादा रिवॉर्ड के लिए काम कर रहे हैं। तो TP3 को अगर हम देखें तो TP3 हम रख सकते हैं
एग्जैक्टली 90 पे भी रख सकते हैं। तो TP3 अगर हम रखें तो एग्जैक्टली 90 पे भी हम इसको रख सकते हैं। तो हम जो TP1 में प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगर हम इसी प्राइस पे भी उठाएं तो हम पहली TP पे 17% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, दूसरी TP में हम 26% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और तीसरी TP पे हम 64% का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये स्विंग बिल्ड करने के हैं, ये स्विंग बिल्ड करने के लिए है क्योंकि ये एक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में, ये वीकली चार्ट खोला हुआ है, ये लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बनेगा। ठीक है, हो सकता है इसको 3-4 महीने भी लग जाए इस TP को पकड़ने में और इस TP को पकड़ने में, और हो सकता है 1-2 साल भी लग जाए इस TP तक जाने में। ठीक है, तो अभी ये करंट सिचुएशन हमारे पास ये है, जिन्होंने शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम के लिए स्विंग बिल्ड करनी है वो यहाँ पे अपना एनालिसिस भी कर सकते हैं और यहाँ तक का TP भी रख सकते हैं। जहाँ पे हमारा SL की बात है, वो हमारा SL जो रहेगा ना, वो हमारा यहाँ पे रहेगा इस हायर लो, क्योंकि जब ये इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें ना, तो ये एक इसका हायर लो था, हायर लो था और ये एक हायर हाई है। ठीक है, तो अब इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास जो TP बनता है ना, इसको तोड़ेगा ना, तो हमारे पास वो दोबारा डाउनवर्ड ट्रेंड में आ जाएगा। तो हम जो इसका SL रख सकते हैं वो हम इसका 41.73 पे SL रख सकते हैं। तो यहाँ पे 41.73 पे हम इसका SL रख सकते हैं। तो हमारे पास कुछ ट्रेड इस तरह की बनेगी कि हमने लॉन्ग पोजीशन ली है एग्जैक्टली इससे, और यहाँ से यहाँ तक का तकरीबन तकरीबन हमारे पास, अगर हम इसका टारगेट लें ऊपर वाले हाई का, तो तकरीबन 1:1 का बनता है हमारे पास, जो कि सेफर थोड़ा हो सकता है। 1:1 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो 1:1 बनती है। जो लोग ज़्यादा लॉन्गर रन में खेलना चाह रहे हैं वो इसको अगर मज़ीद एक्सटेंड करें तो टू टू 1:2 से भी ज़्यादा चला जाता है हमारे पास ये चीज़। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था एमन शोन। सर्ल के बारे में मज़ीद हम देखें तो सर्ल के बारे में भी हम कुछ रेंजेस वगैरह डिफाइन कर लेते हैं। सर्ल के बारे में अगर देखें तो सर्ल हमारे पास एक, गौर से देखें तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है। अगर मंथली में भी हम देखें ना, तो एक डाउनवर्ड ट्रेंड में हमारे पास घूम रहा है, इन विच वी कैन सी कि हमारे पास ये एक लोअर हाई था, फिर ये हमारे पास लोअर लो बना, फिर ये हमारे पास लोअर हाई बना, फिर ये नीचे हमारे पास कहीं लोअर लो बना। तो वीकली में हमें ज़्यादा बेहतर पता लगेगा, इसी को हम ड्राइंग से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारे पास इसी थोड़ी सी रेंज को हम कंसिडर करें लोअर हाई, ये बना। ठीक है, तो अब हम ये क्या कंसिडर कर रहे हैं, हम कंसिडर कर रहे हैं कि इसको एक अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, तो हमें इसको क्या क्या करना चाहिए इसको। ठीक है, तो अगर इसको अपवर्ड्स डायरेक्शन में जाना है तो इस पे हम जो एंट्री बना सकते हैं ना, वो हम कब बना सकते हैं, वो हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास ये तो एक ये जो इसने लोअर हाई लगाया है और ये एक यहाँ पर एक लोअर लो लगाया है। ठीक है, तो जब इसने ये लोअर हाई और लोअर लो लगाया है तो हम इसको एंट्री एक्सपेक्ट कब कर सकते हैं, जब ये इस हाई को ब्रेक करे। ठीक है, क्योंकि हम अभी भी डेली में हैं, तो डेली में भी हमें इतना कोई इसमें प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग नहीं दिख रही, कोई ट्रेंड वगैरह फॉलो करता नहीं दिख रहा है। ये हमें बेसिक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें हमारे पास ये हमें पता है कि एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, तो ये एक डाउनवर्ड ट्रेंड में है हमारे पास, ये इसका एक ये हाई है और ये एक लो है। तो जब तक ये इन दोनों रेंजेस के दरमियान है हम इसमें नई एंट्री एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, इन केस ये 34.46 को तोड़ता है तो हम इसमें शॉर्ट की एंट्री ले सकते हैं, और इन केस ये 178.19 को तोड़ता है तो इसमें हम लॉन्ग की एंट्री ले सकते हैं। क्योंकि अगर हम बात करें ना कि ये तो चलो वीकली में हमारे पास है, तो अगर हम इसको बात करें अगर हम सेफर साइड की ना, तो 178.19 एक बहुत सेफ प्ले हो सकता है। अगर ये इसको ब्रेक करे तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऊपर टारगेट्स हैं, हमारे पास 300 400 तक भी जा रहा है ये। ठीक है, तो ये सेफर प्ले हो सकता है। बट जो लोग चाहते हैं कि वो रिस्क लेना चाह रहे हैं, तो उसके उनके लिए भी मैं बता देता हूँ इंटरनल स्ट्रक्चर्स देख के डेली पे। तो ये हमारे पास एक हायर लो वाली फॉर्मेशन है। ठीक है,
तो अब हम क्या कह रहे हैं, हम जो कह रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा सा एक सोफिस्टिकेटेड तरीके से आपको बता देता हूँ। अगर हम देखें तो ये जो है एक ये हाई बना है, ये यहाँ पर जो हाई बना था इस पॉइंट पे 90.73 पे, तो अगर तो ये सर्ल इसको ब्रेकआउट देगा तो हम जो जो लोग थोड़ा रिस्क लेना चाह रहे हैं ना, वो 90.73 का जो है फिगर अपने जेन में रख सकते हैं। 90.73, यहाँ पे मैं पहले ही लिख देता हूँ, ये एक रिस्क की चीज़ है, ठीक है। 90.73 को ये ब्रेकआउट देगा, ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, लॉन्ग की एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डेली में कंफर्म हो जाएगा कि 90.73 एक इंटरनल स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर रहा है, ठीक है। ये जो एक डाउनवर्ड ट्रेंड चल रहा था और थोड़ी कंसोलिडेशन हुई थी, तो 90.73 इस ऊपर वाले स्ट्रक्चर को शिफ्ट करके एक अपवर्ड ट्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो उसके बाद हम टारगेट्स क्या रख सकते हैं, उसके बाद हम टारगेट्स, अच्छा ऐसा ना, हमारा जो लोग इसको होल्ड करना चाहते हैं यहाँ पर, तो ऐसा हमारा हम यहीं पे रख सकते हैं, यहाँ जहाँ से बाइंग मूव आई थी, तो वो हो सकता है हमारे पास 73 का, 73 का एसएल भी हम रख सकते हैं, 73 का एसएल हम रख सकते हैं। और अगर सपोज यहाँ से ब्रेकआउट देता है तो हम यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन लेंगे और टारगेट हम रखेंगे इससे अगले हाई का, मतलब कि तकरीबन हमारे पास यहाँ तक का टारगेट होगा, ठीक है। यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो रिस्क है TP1 तक कम ही रहेगा, TP1 तक रिस्क हमारा ज़्यादा रहेगा, लेकिन अगर हम मज़ीद इसमें एंट्रीज बना लें तो मज़ीद हमारे पास ये TP2 भी बन सकता है, 118.919 TP2 बन सकता है, तो वहाँ पे हमारे पास 1:1 से ज़्यादा रिस्क टू रिवार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ऑल इन ऑल, जो मैं सजेस्ट वैसे नहीं करूँगा कि इस पॉइंट में आपको एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन अगर लेनी है तो इस पॉइंट 90.72 का वेट करें ब्रेकआउट होने का, तो फिर आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें एंग्रो की, तो एंग्रो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट स्क्रिप्ट्स, जो कि एक रिलीजियसली एक पैटर्न को फॉलो करता है। शायद मैंने आपको बताया हो, शायद ना बताया हो। मंथली चार्ट पे हम जाएं तो वी कैन सी कि यहाँ पर एक पैटर्न फॉलो होता है रिलीजियसली। ये कंसोलिडेशन होती है, जिसको हम मतलब मंथली में तो कंसोलिडेशन समझ लेते हैं, लेकिन जो एक छोटे टाइम फ्रेम होते हैं उसमें वो हायर हाइज और हायर लोज वाला ही काम करता है, मैक्सिमम सप्लाई और मैक्सिमम डिमांड वाली चीज़। यहाँ पे मैक्सिमम सप्लाई है और यहाँ पे मैक्सिमम डिमांड है, ठीक है। तो जब जब डिमांड ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा माल उठाएंगे तो ऊपर जाएगा, जब सप्लाई ज़्यादा होगी, लोग बेचने वाले ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे उसकी प्राइस गिरेगी, ठीक है। तो एक्चुअली वी कैन सी कि ये एक कंसोलिडेट करता रहता है 220 की रेंज से 350 तक की, 70 तक की रेंज में, और इवन ये इस दफ़ा गया है 386 रुपीज़ पे। ये कोई तुक्का नहीं था कि इतना क्यों चला गया, इसकी पीछे प्रॉपर वजह होती है, हर चीज़ की अपनी वजह होती है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें तो हम अगर मंथली में इस चीज़ को मार्क भी कर लें कि ये जो इसने ब्रेकआउट दिया था, तो वो क्यों दिया था। अब मैं चीज़ें आपको थोड़ी सी क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि टेक्निकली कॉन्सेप्ट्स कैसे काम करते हैं। अगर हमने यहाँ पे देखा तो वी कैन सी कि ये जो एक जोन होता है, ये उसने अमूमन उस जोन से ऊपर चला गया था, ठीक है। तो अब ये देखें, ये पॉइंट एग्जैक्टली अगर हम ये देखें तो जो मैक्सिमम पिछले मैक्सिमम ये ऊपर गया था ना, इसने अपना ऑल टाइम हाई लगाया था, वो लगाया था 2020 में, तो वो तकरीबन ये पॉइंट था, ठीक है। इसको हम लाइन से मार्क कर लेते हैं। तो अब क्या हुआ, अब जब उसने, अब ये मैं सर्कल रिमूव कर देता हूँ, अब जब इस साल मतलब 2024 में इसने ये मार्क को क्रॉस किया, ठीक है, तो मतलब अगर हम यहाँ पर डेली में शिफ्ट हो, डेली में ही शेयर, ठीक है, जब इसने मार्क के ऊपर ब्रेकआउट दिया, ठीक है, 375 के, तो काफ़ी ज़्यादा लोग होंगे जिन्होंने इस पॉइंट पे क्या किया होगा। आवरली में जाके देख लेते हैं, इस पॉइंट पे उन्होंने क्या किया होना है कि ये देखो, आवरली में जो लोग ट्रेड करते हैं उन्होंने इस पॉइंट में किया होगा कि ये हमारे पास ये एक ब्रेकआउट मिला है
वॉल्यूम भी अच्छे हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया होगा, उन्होंने यहाँ पर बनाई होगी एक लॉन्ग की पोजीशन, और एसएल कोई यहाँ पे नीचे रखा होगा, यहाँ तो इस लो पे रखा होगा, यहाँ पे सपोर्ट के नीचे रखा होगा, ठीक है। अब उन्होंने यहाँ पे टीपी को खुला छोड़ा होगा कि टीपी जितना मर्जी हो। अब उन्होंने टीपी की रेंज डिफाइन नहीं की होगी क्योंकि हमारे पास कोई प्रीवियस डाटा ही नहीं है, ठीक है। तो अब हमने देखा कि जब उन्होंने ये किया तो क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी क्रिएट हुई। लिक्विडिटी, अब हमारे पास यहाँ पर क्या हुआ, नीचे क्या हुआ, उनके एसएल पड़े हुए थे, स्टॉप लॉसेस, ठीक है। यहाँ पे सारों के एसएल पड़े होंगे, ठीक है, जितने भी रिटेल्स होंगे। अब जो बैंक्स हैं उनको पता है कि यहाँ पे इनके एसएल पड़े हुए हैं, तो उन्होंने क्या किया, मार्केट को नीचे लेके आए होंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे गौर से भी देखें ना, तो 3-4 दिन में ही हमारे पास मार्केट नीचे आई और सारों के एसएल ले लिए, ठीक है। 3-4 दिनों में ही हमारे पास मार्केट नीचे, यहाँ पे एक डोजी टाइप कैंडल की फॉर्मेशन भी हो गई, और यहाँ पर सारों के एसएल भी ले लिए, और जिन्होंने भी इसको लॉन्ग किया होगा वो इस ट्रेड से निकल गए होंगे, उनको लॉस उन्होंने बुक कर लिया होगा। और फिर जो मार्केट दोबारा ऊपर गई, डबल टॉप बनाया और दोबारा नीचे चली गई, ठीक है। तो ये एक ट्रैप था, और हमें कभी भी इस तरह इन चीज़ों में देखना चाहिए कि हमें कभी भी आसानी से ट्रैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। मार्केट आपको इस तरह करेगी, लेकिन आपको ट्रैप नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक, हम देख सकते हैं कि चूंकि इसने एक लो बना लिया है, हाई हाई बना लिया है, तो ये अब दोबारा अपनी उसी कंडीशन में वापस आ गया। अब ये अपने लोअर लोस और लोअर हाइज बनाने के कंटिन्यूएशन में, अगर यहाँ पे हम देखें, इसने लोअर लोज और लोअर हाइज बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अब नीचे जाएगा, और कहाँ तक नीचे जाएगा, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक इसने लोअर हाई बनाया और अब ये नीचे जाने की तैयारी कर रहा है। तो वी कैन सी कि ये आने वाले हमारे कुछ दिनों में 300 से भी नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो और ऊपर से हमारे पास यहाँ पे सेलिंग इंडिकेशंस भी हैं, पिन बार कैंडल, ठीक है। यहाँ पे भी डोजी कैंडल, यहाँ पे भी डोजी कैंडल, ठीक है। इनडिसीजन, पिन बार कैंडल, तो यहाँ पे सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। तो हमें एंग्रो में, अगर तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो आप एंग्रो में आप एंग्रो में बिल्ड कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को साथ साथ, क्योंकि जो एस आई पी होती है उसमें ऑलरेडी एवरेजिंग होती ही रहती है। तो आप इसमें, अगर आप चाहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना, तो आप इसमें अभी भी स्विंग बिल्ड कर सकते, सॉरी स्विंग कह रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैं ये इस सिनेरियो में कह रहा हूँ कि आप इसको इस तरह फॉलो कर सकते हैं। कोई आपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान अगर एंग्रो के लिए स्पेसिफिकली रखा हुआ है, अगर सपोज आपके पास 1 लाख की महीने की इन्वेस्टमेंट होती है ना, तो आप उसमें से सपोज 20,000 एंग्रो में डाल दें, और सपोज इस पॉइंट में डाला है, तो अब अगले महीने आप कुछ एंग्रो में कुछ भी ना डालें, और फिर उससे अगले महीने आप फिर एंग्रो में 20,000 डाल दें। तो क्या होगा, एंग्रो हमें सपोज हमने 20,000 का एंग्रो इस प्राइस रेंज में खरीदा है 320 की, तो एक महीने तक वो आएगा 290 तक या 91 तक। तो फिर इस महीने हम दोबारा इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, तो अगले महीने हम करेंगे तो वो और नीचे आ चुका होगा। इसका मतलब ये है कि हमने थोड़ी थोड़ी इंटरवल्स में, एक मंथ छोड़ के एक मंथ बाद एंग्रो में बाइंग डालती रहनी है, ठीक है। लेकिन इसमें हमने एसआईपी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है, ठीक है, क्योंकि फंडामेंटली गुड कंपनी है। और जब ये अपनी सप्लाई रेंज पे आ जाए, डिमांड रेंज पे आ जाए, सॉरी, यहाँ पर एग्जैक्टली मतलब कि इस रेंजेस में आ जाए, ये जो विक हमें दिख रही है, और ये मतलब 220 से 266 की रेंज में, तो आप अपनी एसआईपी को या तो डबल कर दें, ठीक है, क्योंकि आपने एवरेजिंग करनी है, मतलब 40K कर दें, और उसको पर मंथ पे शिफ्ट कर दें। पहले आप हर एक साल में 6 दफ़ा एंग्रो में इन्वेस्ट कर रहे होंगे, इसमें आप हर साल में 12 दफ़ा एंग्रो में इन्वेस्ट करेंगे और ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे। तो क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप लोगों की एवरेजिंग अच्छी रहेगी, और इवन वो थोड़ा सा भी पंप होगा, मतलब कि अपवर्ड डायरेक्शन में जाना ही स्टार्ट होगा, अपनी रैली स्टार्ट ही करेगा, तो आप अपने प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ एंग्रो के बारे में भी आपको समझ आया होगा।
ईफर्ट के बारे में हम देख लेते हैं। सॉरी, वीडियो थोड़ी लंबी होगी, तो मैं हमेशा एम्फोसाइज करता हूँ कि अगर तो वैल्यू आपको मिल रही है तो वीडियो पूरी देखा करें, क्योंकि हर स्क्रिप्ट में थोड़ा सा मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस हम फॉलो कर रहे होते हैं। अब इस स्क्रिप्ट में हम देखें ना, तो इसमें भी हम थोड़ा मुख्तलिफ टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी कोई रेंज बाउंड, ना कोई रेंज बाउंड कंडीशन है, ना इसकी हमारे पास कोई डिमांड सप्लाई जोन है, और ये कंजेक्यूटिवली काफ़ी एक साल से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, तो इसमें भी हम कुछ मुख्तलिफ चीज़ फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक रिलीजियसली अपने एंग्रो की तरह एक पैटर्न, एक कंसोलिडेशन फेज में था। जब इसने ब्रेकआउट दिया, ठीक है, विद इंक्रीजिंग वॉल्यूम्स, तो हमने देखा कि इसने काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज दिखाया है एक साल में सॉरी, हम इसको पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं। यहाँ पर हम मंथ्स में देख लेते हैं कितनी कैंडल्स बनी है। तो इसने तकरीबन 13 बार्स, मतलब कि 396 डेज में, मतलब एक साल ही है, 396 डेज में इसने आपकी इन्वेस्टमेंट को तकरीबन तकरीबन 175% से इंक्रीज़ किया। मतलब आपने 1 लाख लगाया होता तो आपने उस पर 1,75,000 बना लिया होता। ठीक है, मतलब एक साल में आपकी इन्वेस्टमेंट डबल से ज़्यादा हो जाती। ठीक है, तो इसने यहाँ पर ये किया। ठीक है, अब हम इसमें देखें तो कहाँ पर हम बाइंग डाल सकते हैं, कहाँ पर नहीं डाल सकते हैं। अब इसमें हमारी जो अप्रोच होती है ना, वो बहुत डिफरेंट अप्रोच होती है, क्योंकि हमें नहीं पता इसने कौन सा हाई लगाना है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ से नीचे आएगा। तो इसमें हमेशा इन स्टॉक्स में डिफरेंट अप्रोच होती है। अभी हम इसको कंसिडर करेंगे इस तरह कि ये एक इसका हायर हाई था, ये इसने हायर लो लगाया, फिर इसका एक हायर हाई था, और अब हमें एक हायर लो की ज़रूरत है। ठीक है, तो अब हम उस हायर लो को भी दो जगह देख सकते हैं। इसको हम डेली में शिफ्ट करें तो हम उस हायर लो को भी देख सकते हैं कि कहाँ पे लग सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये एक सेलिंग मूव हमारे पास हो सकता है, जहाँ पे हमारे पास हायर लो लग सकता है। फिर हमारे पास फिब रिट्रेसमेंट टूल से भी हम देख सकते हैं कि कहाँ पर हमारे पास हायर लो लग सकता है। फिब रिट्रेसमेंट टूल के मुताबिक हमारे पास, अच्छा, जो इस तरह की स्किल्स होती हैं जो हाई पे हाई लगा रहे होते हैं, उसके लिए हमेशा मुश्किल होता है कि हम कोई एग्जैक्ट जोन्स निकाल सकें। ठीक है, तो आई विल सजेस्ट कि मतलब फिब के मुताबिक तो 180 से 186 या 190 तक ये सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पे हम देखें भी तो सही, तो उसने यहाँ पे से सपोर्ट ली भी है एक दफ़ा। और हमारे पास जहाँ तक हम देखें ना, यहाँ पे अगर इंडिकेटर्स में जाके देखें तो आरएसआई में हमारे पास आरएसआई डाइवर्जेंस दिखा रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ कि ये एक आरएसआई नीचे जा रहा है, और रिलेटिवली ही उसकी उस रेंज में प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये एक अर्ली इंडिकेशन भी हो सकता है कि आरएसआई जो है नीचे जा रहा है और प्राइस ऊपर जा रही है। तो एक अर्ली इंडिकेशन भी हो सकता है कि इसमें थोड़ा सा हमें डाउनफॉल मिल सकता है। तो हमारा इस पे क्या प्लान होना चाहिए? अगर हम एज अ इन्वेस्टर इसमें देख रहे हैं ना, तो एज अ इन्वेस्टर हम इस करंट पोजीशन में भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसी SIP वाले रूल पे हम इसमें इसको फॉलो कर सकते हैं। पर मंथ इन्वेस्टमेंट भी फॉलो कर सकते हैं, और मज़ीद नीचे आए तो हम इसमें एवरेज आउट भी कर सकते हैं। बट अगर स्विंग ट्रेडर्स की बात किए करें तो हम इसमें नई स्विंग अभी फ़िलहाल नहीं बिल्ड कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई मतलब 214 को टच करके आया है, और ना हमें इतनी कोई इंडिकेशन मिल रही है कि ये हमारे पास नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। RSI हालांकि हमें डाइवर्जेंस दिखा रहा है, बट ऑलवेज लिसन के ये इंडिकेटर्स होते हैं, ये सिर्फ इंडिकेट करते हैं आपको कि ये चीज़ हो सकती है। कभी भी टेक्निकल में कोई चीज़ एब्सोल्यूट नहीं होती, हमेशा चीज़ डायनामिक होती है और चेंज होती रहती है। तो इसके बारे में फाइनल वर्डिक्ट ये है कि इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट अभी भी कर सकते हैं इस प्राइस रेंज में भी, लेकिन हम उसमें जो स्विंग में है, जो उसमें है स्विंग ट्रेडर्स के लिए हम इसको नहीं अभी सजेस्ट कर सकते। मजीद अगर हम यहाँ पे देखें, अगर इस प्राइस रेंज से नीचे आता है तो हम इसको कहीं ना कहीं यहाँ पे से भी सपोर्ट बनाते देख सकते हैं। ये हमारे पास
ऑर्डर फ्लो पड़ा हुआ है, हम यहाँ से भी इसको सपोर्ट बनाते देख सकते हैं, जो कि रेंजेस है 156 से लेकर 172 या 3 तक। ठीक है, ये भी एक रेंजेस हो सकती हैं इसको बाय करने में, अगर ये इनकेस इस फिब रिट्रेसमेंट से, जो कि 180 से लेकर 186 तक है, अगर इसको भी मज़ीद नीचे ब्रेकआउट करता है तो ये हमारे पास एक और सपोर्ट हो सकती है। अगर इसको भी नीचे यहाँ पर ब्रेकआउट, अब ये एक डाउन ट्रेंड में कब स्टार्ट होगा, जिस जो हमारे पास दिख रहा है ना, वहाँ पर अगर ये 144 से नीचे क्लोज होता है तो इसका हम डाउन ट्रेंड देख सकते हैं, और दोबारा हो सकता है वो अपनी इसी कंसोलिडेशन फेज में दोबारा आ जाए। ठीक है, दोनों पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बता दिया। अब एफएफसी के बारे में बात करें तो एफएफसी भी उसी पर्सपेक्टिव में हम इसको भी फॉलो करेंगे। डेली में देखें, डेली में हमें दिख रहा है कि एफएफसी हमारे पास एक रेंज बाउंड कंडीशन में आ चुका है। रेंज बाउंड कंडीशन में वी कैन सी कि ये एक इस तरह की कोई कंडीशन में आ चुका है। अब अगर इसने मज़ीद, अगर हम इसमें इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो हम इसमें इस पॉइंट पर इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, जो कि एक मेरे हिसाब से सोफिस्टिकेटेड एंट्री हो सकती है फॉर इन्वेस्टर्स। इसी सिनेरियो में मैं कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि कोई भी स्विंग बिल्ड करे, क्योंकि इसमें हमारे पास ना रेंजेस डिफाइंड है, ना हमारे पास टीपीस डिफाइंड है, तो इसमें कभी भी हम सजेस्ट नहीं करेंगे। तो ये रेंज हमारे पास बाइंग के लिए है 242 से लेकर 259 तक फॉर इन्वेस्टर्स। तो ये हमारे पास उनके लिए रेंजेस हैं। ठीक है, मज़ीद अगर नीचे आ सकता है तो ये इस पॉइंट पे भी उठा सकते हैं, चले उस पर बाद में हम वीडियोस भी बना लेंगे इन केस वो नीचे आता है। तो अगर ये इस पॉइंट से अगर हम यहाँ पे देखें तो ये भी एक उसी कंडीशन में है, हायर हाइज हायर लोज वाली कंडीशन में। ये मैं इसको प्रॉपर डाउन ट्रेंड तब कंसिडर करूँगा जब ये इस लो को तोड़ेगा, मतलब 160 से नीचे आएगा, तो मैं समझूंगा कि ये अपने डाउन ट्रेंड में आ गया। अगर उससे ऊपर आएगा तो आई विल कंसिडर इट स्टिल एज अप ट्रेंड। मज़ीद अगर हम देखें तो क्या हमें डेली में डाइवर्जेंस कोई दिख रही है, तो वो भी देख लेते हैं। तो डेली में हमारे पास यहाँ पे कोई डाइवर्जेंस नहीं दिख रही, माइनर डाइवर्जेंस है, लेकिन उसका इसमें मेरे नहीं ख्याल से इम्पैक्ट होगा। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक स्क्रिप्ट का एनालिसिस हमने देख लिया। लास्ट स्क्रिप्ट है हमारे पास ARPL, जो कि एक भाई ने सजेस्ट की थी, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसके बारे में तो हमें क्लियर इंडिकेशंस मिल सकते हैं, इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। मंथली चार्ट में जाएं, मंथली चार्ट में इसको देखें कि क्या कौन सा ट्रेंड में है। अगर हम यहाँ पे गौर से देखें तो एक डाउन ट्रेंड में है, एक यहाँ पर इसने हायर हायर लो बनाया, इसने फिर अच्छा यहाँ से हम देखें तो इसने हायर हाई हायर लो, देन हायर हाई हायर लो, फिर हायर हाई, फिर यहाँ पर इसने हायर लो नहीं बनाया। तो इसका मतलब जब तक ये इस इन दोनों रेंजेस में था तो ये एक सोफिस्टिकेटेड और एक अपवर्ड ट्रेंड में हम इसको कंसिडर कर रहे थे, क्योंकि ये एक रेंज में है हमारे पास, ये एक लोअर लो की रेंज में है और एक हायर हाई की रेंज में है। तो अगर ये हायर हाई की रेंज को ब्रेक करता तो हम इसको मजीद देखते कि ऊपर जा सकता था। अगर ये लोअर लो की रेंज को ब्रेक करता, हायर लो की रेंज को ब्रेक करता, तो हम इसमें कंसिडर कर सकते थे कि इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है। तो चूंकि इसने अपने उस रेंज को ब्रेक किया और जहाँ पर हमने अच्छे वॉल्यूम्स भी देखे, तो उसने उस रेंज को ब्रेक कर दिया। तो अब हम इसमें क्या कंसिडर कर सकते हैं एंट्री के बारे में। तो ये अभी फिलहाल अपने डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, यहाँ पर इसका एक चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, क्योंकि इसने इन रेंजेस को जो कि हमने मार्क की थी यहाँ पे हायर हाई हायर लोज की रेंजेस को, तो क्योंकि ये काम इस तरह करता है कि हायर हाई हायर लो इस तरह हम डिफाइन करते हैं ना,
कि यहाँ पे कहीं लो बनाएगा और दोबारा अगर इसने अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो इस तरह यहाँ पे ब्रेकआउट देके इस हाई को तोड़ेगा और फिर नीचे आएगा। तो ये पुल बैक हम जो कंसिडर करते हैं मिनिमम 40% का करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो इसने पुल बैक कम से कम भी 70% का तो पुल बैक ले लिया, तो 40% का मिनिमम पुल बैक होता है। तो ये देखें यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 44% 40% के करीब करीब भी पुल बैक है। यहाँ पर भी इससे कम होगा, 30% या 40% ही होगा, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर इसने बहुत बड़ा पुल बैक ले लिया जो कि एक हायर हाइज की फॉर्मेशन में इसको अच्छा नहीं समझा जाता। जो यहाँ पर एक चेंज ऑफ करेक्टर हमें देखने को मिला है, चूंकि इसने यहाँ पर ये लो तोड़ दिया है, ये तो यहाँ पर एक हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो गया है। तो अब हम इसमें क्या, अब नई एंट्रियाँ उस तरह कंसिडर कर सकते हैं। नई एंट्री हम तब ही देख सकते हैं इसमें जब हमारे पास ये इंटरनल किसी स्ट्रक्चर को ब्रेक करे। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमारे पास सबसे पहले अगर हम इसको वीकली पे शिफ्ट करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर हमारे पास 560 का आता है। तो आई एम कंसिडरिंग इट कि अगर तो इसने ऊपर जाना है और इस चेंज ऑफ करेक्टर को दोबारा रिवर्ट करना है, क्योंकि अब चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है और हम इसको कंसिडर करें कि अब ये डाउनवर्ड ट्रेंड में है, तो अगर तो इसने अपने चेंज ऑफ करेक्टर को दोबारा रिवर्ट करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ पर अपने पिछले जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसमें से हाई लोअर हाई को ब्रेक करना पड़ेगा। तो डेली में हम जाएं तो यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है कि ये में हमारे पास इसी तरह की कोई फॉर्मेशन हो रही है जहाँ पे हमारे पास लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर हाइज और लोअर लोज। तो आई एम कंसिडरिंग के अगर तो इसने अपना अपवर्ड डायरेक्शन कंटिन्यू रखनी है तो इसको कुछ इस तरह जाना पड़ेगा और यहाँ पर ब्रेकआउट देना पड़ेगा, और तब भी हमारे पास अभी बाइंग नहीं बनेगी। यहाँ पे ब्रेकआउट जब देगा और फिर जब इस पॉइंट पे ब्रेकआउट देगा जो कि 560 का पॉइंट है, 560 के पॉइंट को जब ब्रेकआउट देगा तो हम इसमें तो ये होगा चेंज ऑफ करेक्टर, इंटरनल चेंज ऑफ करेक्टर। तो ये हाई ब्रेक होगा, तो ये एक लोअर ट्रेंड से इंटरनली वीकली में अप ट्रेंड में कन्वर्ट होगा, लेकिन मंथली में अभी भी ये अपना नए हाई बनाने की तरफ जा रहा होगा। ठीक है, मंथली में भी ये इस तरह ऊपर जा रहा होगा, इस तरह। ठीक है, तो वी आर कंसिडरिंग के 560 जो एक रेंज है ना, 560 या 565, ये उसको ब्रेक करेगा तो हम इसमें नई एंट्री कंसिडर कर सकते हैं, और देन वी कैन गो फॉर अ लॉन्ग टारगेट। जो हम लॉन्ग पोजीशन कंसिडर कर सकते हैं ना उसको, वो हम ये यहाँ तक का इजी टारगेट रख सकते हैं उसको। और 1:2 हम इसको हाँ इसी लो का रख सकते हैं, इसी लोअर लो का। तो 1:8 1.85 की रिस्क टू रिवार्ड रेशो है। ठीक है, तो ये हमारे पास तकरीबन तकरीबन डबल 1:2 बन जाता है ये तकरीबन तकरीबन। वैसे इससे भी ज़्यादा रख सकते हैं क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि ये इस हाई को भी ब्रेक करे और एक नया हाई बनाए, तो इससे भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक सोफिस्टिकेटेड टारगेट ये हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज के टेक्निकल एनालिसिस समझ आए होंगे, पसंद आए होंगे। और अगर तो इस तरह के आप टेक्निकल एनालिसिस मज़ीद चाह रहे हैं तो मस्ट शेयर लाइक सब्सक्राइब, और कमेंट्स में मेंशन करें कि अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस चाहिए तो मैं उस पर प्लेलिस्ट बनाऊंगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने चांसेस ज़्यादा होंगे कि मैं उस पर काम करूँ, क्योंकि मैं इसी तरह वीडियोस बनाऊंगा और कोई देखे ना तो फिर वो डीमोटिवेटिंग चीज़ होती है, और फिर उसमें ज़्यादा लोग भी नहीं अगर इन्वॉल्व होंगे तो वो ये होगा कि मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है। कुछ चंद 10 20 25 लोग देख रहे होंगे तो मुझे लगेगा मेरी मेहनत ज़ाया हो रही है, कम से कम जो है मेरी आधी ऑडियंस तो देखे वो। तो अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसी तरह के एनालिसिस पे कि मेरा मेरा एनालिसिस किस तरह मैंने सीखा, या फिर हम किस तरह इसमें क्या चेंज ऑफ करेक्टर क्या होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है, लिक्विडिटी क्या होता है, सेल साइड लिक्विडिटी, ब्रेक बाय साइड लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी कैसे पकड़ते हैं, फेयर वैल्यू गैप्स क्या होते हैं, ब्रेक वो क्या होते हैं, फेक ब्रेकआउट्स क्या होते हैं, और ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, फिर हमारे पास मिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम देखेंगे। लेकिन उसी सिनेरियो में जब आप कमेंट्स करेंगे और अपनी राय का इजहार करेंगे इस वीडियो के बारे में भी और नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के बारे में भी, तो मस्ट ट्राई कि आप इंगेज रहें। और अगर आप कमेंट्स में आपस में भी कम्युनिकेट करते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वो भी, इसमें भी कोई इशू नहीं है। और एक और आपसे राय चाहिए कि क्या मैं कोई ग्रुप बनाऊं जिसमें आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट कर सके, तो उसके लिए भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम के लिए भाई को इजाज़त दीजिए। अगर थोड़ी सी भी वैल्यू पहुंची है
तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो भी स्टॉक मार्केट में नया है, और जिनको भी मुश्किलात पेश आती हैं टेक्निकल्स में, फंडामेंटल्स में थोड़ी सी। हम भी परफेक्ट नहीं है, हम भी सीख रहे हैं, आप लोग भी हमारे साथ सीखें। हम कुछ आपसे सीखेंगे, आप कुछ हमसे सीखेंगे। तो नेक्स्ट टाइम के भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।